पिछले एपिसोड में ब्लैक वाइन स्नेक हानियू के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन हानियू भी किसी तरीके से खुद को इसके अटैक से बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक वाइन स्नेक अब धीरे धीरे और भी ज्यादा अग्रेसिव होते जा रहा था और वो हाओ चेन के ऊपर भी लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। यह देख हाओ चेन अपने चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर देता है और इस तरीके से वो ब्लैक वाइन स्नेक के हर एक अटैक से खुद को बचाने लगा था। लेकिन असल में इस तरीके से वो इसके सामने ज्यादा देर के लिए सुरक्षित नहीं रह सकता था, इसीलिए मौका पाकर वो यहाँ से दूर भाग जाता है और कहने लगता है कि उसकी अटैक की स्पीड तो धीरे धीरे और भी ज्यादा तेज होती जा रही है, जिसके वजह से मैं अपने स्किल का यूज करके उसके ऊपर अटैक भी नहीं कर पा रहा और अब इस बात की वजह से वह काफी परेशान हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हानियू हाओ चेन को इसके साथ में फाइट करता हुआ देख काफी परेशान हो गया था और इसीलिए वो ब्लैक वाइन स्नेक जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, खुद हानियू इसके सामने आकर इसके अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन इसके बाद हाओ चेन यहाँ पर अपने एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक का यूज करने लगा था और इस तरह से वह कुछ देर के लिए ब्लैक वाइन स्नेक को रोक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हानियू के साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करने का प्लान बनाने लगा था और फिर हानियू जैसे ही अपने तलवार का यूज करके हाओ चेन को यहाँ से ऊपर फेंकता है, उसके बाद हाओ चेन लगातार ब्लैक वाइन स्नेक के ऊपर अटैक करता है और इस तरीके से उसने इसके गर्दन को उसके बॉडी से अलग कर दिया था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि ब्लैक वाइन स्नेक का एक दूसरा सिर उसके बॉडी में आ जाता है और अब इस तरह से वो हाओ चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। अब इस बात से खुद हाओ चेन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और इस वक्त वह इसके अटैक से खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन यह देखते ही हानियू ठीक समय पर उसे वहाँ से हटा देता है और इसे बचाने के लिए वो खुद इसके सामने आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक वाइन स्नेक हानियू को निगल गया था और अब इसे देखते ही हाओ चेन इसके ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इसके अटैक से उसके ऊपर उतना ज्यादा असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद हाओ चेन कहने लगता है कि मैं इसको मारने में जितना ज्यादा देरी करूंगा, यहाँ की सिचुएशन उतनी ही ज्यादा खराब होती जाएगी और इसीलिए यह खतरा भी और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तभी इसी वक्त ब्लैक वाइन स्नेक एक बार फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन हाओ चेन ने इस बार इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और तभी इसी वक्त वो देखता है कि उसके कलाई के ऊपर कोई चीज ब्लिंक करने लगी थी, जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि हानियू उसके अंदर ही अपने पावर का यूज करने वाला है। इसीलिए इसके बारे में पता चलने पर हाओ चेन भी अपने गुवांग यू फ्यूरोंग स्टिंग टेक्निक का यूज करने लगा था और फिर जैसे ही वे दोनों एक साथ मिलकर ब्लैक वाइन स्नेक के ऊपर अटैक करते हैं, इसके वजह से ब्लैक वाइन स्नेक यहाँ पर मारा जाता है और हानियू भी ब्लैक वाइन स्नेक के हाथों मरने से बच गया था। जिसके बाद हाओ चेन उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर हानियू उससे कहता है कि तुम्हारे सामने प्रोटेक्शन के लिए खड़ा रहना मेरी ड्यूटी है, इसीलिए तुम इसके बारे में चिंता मत करो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे दोनों ब्लैक वाइन स्नेक को मारने में कामयाब हो गए थे और हानियू हाओ चेन से कहने लगता है कि अब हमें जल्दी से एक्सर्सिज्म ग्रास को कलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें जितना जल्दी हो से एक्सर्सिज्म पास में भी जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी ऐसा करने के लिए रेडी हो गया था और वो अपने रिंग के अंदर यहाँ के सारे एक्सर्सिज्म ग्रास को भर लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ से वापस जाने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास में आ गए थे। तभी हाओ चेन कहने लगता है कि यह फॉर्मेशन तो अभी भी यहीं पर है और ऐसा लगता है कि हम इसका यूज करके बहुत ही आसानी से वापस जा पाएंगे। लेकिन तभी ये दोनों देखते हैं कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पावर के अंदर कुछ बदलाव नजर आ रहा था और इसी वजह से वो समझ जाते हैं कि अभी कुछ देर पहले कोई और भी यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आया था। तभी इसी वक्त इनको अपने सामने असैसिन ग्रुप के कुछ लोग नजर आते हैं और उनका लीडर हाओ चेन को उसके नाम से बुलाता है, जिसके बारे में सुनकर हाओ चेन कहता है कि वह तो मेरा नाम जानता है और इसके बाद उसे पता चलता है कि यह तो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जो कि बचपन में शायर को उसके पास से ले जाने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो हाओ चेन के कंधे के ऊपर कोई चीज रखकर यहाँ से गायब हो जाता है। तब यह देख हाओ चेन ने इसे अपने पास में रख लिया था और इसके बाद वे दोनों यहाँ से वापस जाने के लिए रेडी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जख्मी सोल्जर की कंडीशन अब और भी ज्यादा खराब हो गई थी, जिस बात के वजह से मैजिशियन और बाकी लोग भी काफी परेशान हो गए थे। लेकिन तभी इसी वक्त एक सोल्जर भागते हुए इनके पास में आता है और वो मैजिशियन से बताता है कि अब यहाँ पर केवल यही आखिरी एक्सर्सिज्म ग्रास बचा हुआ था और इसीलिए वो उससे कहता है कि आप इसका यूज करके किसी की जान बचा लो। लेकिन अब इस बात से मैजिशियन भी काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि वो इसका यूज करके केवल एक आदमी की जान बचा पाएगी और इसीलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो इनसे पूछने लगती है कि जो लोग एक्सर्सिज्म ग्रास को लेने के लिए गए थे, क्या वे अभी तक वापस नहीं आए। तब इस पर वो सोल्जर उदास होते हुए कहता है कि वे लोग भी अभी तक वापस नहीं आए।
जिसके बारे में सुनकर मैजिशियन को खुद पर गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगती है कि यहाँ पर केवल एक ही एक्सोर्सिज्म ग्रास क्यों बचा हुआ है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस आखिरी एक्सोर्सिज्म ग्रास का भी यूज करने वाली थी, लेकिन तभी कुछ सोल्जर भागते हुए इनके पास में आते हैं और इनसे बताते हैं कि वे लोग वापस आ गए। अब इन दोनों को यहाँ पर देखते ही सभी लोग काफी खुश हो गए थे, जिसके बाद हाओ चेन मैजिशियन से कहता है कि अब आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए। और इतनी बात कहने के बाद वो सारे एक्सोर्सिज्म ग्रास को इनके सामने रख देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह मैजिशियन इस बात से काफी खुश हो गई थी और कहने लगती है कि अब तो हमारे पास में इतने सारे एक्सोर्सिज्म ग्रास हैं जिसका यूज करके हम सभी की जान बचा पाएंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने हीलिंग पावर के मदद से इसके एनर्जी का यूज करने लगी थी और इस तरीके से वो इसके सारे एनर्जी को जख्मी सोल्जर के बॉडी के ऊपर डालने लगी थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एनर्जी जैसे ही इनके बॉडी के अंदर जा रही थी उन सभी के अंदर से डार्क एनर्जी अपने आप ही गायब हो जा रही थी और इस तरीके से वे सभी बहुत ही आसानी से हील होने लगे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन के सभी साथी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि आखिरकार यह सब केवल उसी के वजह से हो पाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मैजिशियन खुद हाओ चेन और उसके टीम मेंबर से मिलने के लिए आती है और कहती है कि तुमने इस अर्जेंट मिशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, जिसके बदले में मैं तुम्हें कुछ मेरिट पॉइंट देना चाहती हूँ। लेकिन हाओ चेन इसे लेने के लिए रेडी नहीं होता और उससे कहता है कि अब तो हम भी एक्सोर्सिज्म पास के हिस्सा हैं, इसीलिए यहाँ की जरूरतों को पूरा करना हमारी भी जिम्मेदारी है। तब इसके ऐसे बातों को सुनकर वो मैजिशियन और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और इनसे कहती है कि तुम सभी ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और मैं चाहूंगी कि फ्यूचर में भी तुम ऐसे ही परफॉर्म करते रहो, ताकि इस तरीके से तुम अपने टीम को ग्रो कर पाओ और उसे और भी हाई लेवल पर प्रमोट कर पाओ। अब इतनी बात कहने के बाद वो हाओ चेन को बहुत सारे मेरिट पॉइंट देती है, जिसे देखते ही चेरी चेन हैरान हो गई थी और कहती है कि इतना सारा मेरिट पॉइंट। तब इस पर मैजिशियन इनसे कहती है कि तुम्हारे वजह से इतने सारे सोल्जर की जान बच पाई है, इसीलिए इतने सारे लोगों के लाइफ के बदले ये मेरिट पॉइंट तो कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इनके इस मदद के लिए थैंक यू भी कहती है, क्योंकि अगर हाओ चेन ने एक्सोर्सिज्म ग्रास को यहाँ पर सही समय पर नहीं लाया होता तब इसके वजह से इनके बहुत सारे सोल्जर मारे गए होते। अब इसके ऐसे बातों को सुनकर बाकी लोग भी पूरी तरीके से शांत हो गए थे और ये सभी लोग भी इसे थैंक यू कहते हैं। अब इतनी बात कहने के बाद वो मैजिशियन यहाँ से चली गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और कहता है कि यह मिशन तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती था, क्योंकि हमें इसके बदले बहुत सारे मेरिट पॉइंट मिले हैं। लेकिन तभी हाओ चेन इनसे कहता है कि इसके लिए हमें हानियू को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेरे साथ में वहाँ पर नहीं गया होता तो फिर मैं इतना सारा एक्सोर्सिज्म ग्रास यहाँ पर लेकर नहीं आ पाया होता। लेकिन हम देखते हैं कि हानियू इसका कोई भी क्रेडिट नहीं ले रहा था और कहता है कि वैसे तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया था और इसीलिए इसके बदले मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी सीमा सियान उसके पास आकर कहता है कि ये मेरिट पॉइंट तो हम सभी के बीच में शेयर होंगे और इसीलिए मुझे लगता है कि इतने सारे एक्सोर्सिज्म ग्रास के बदले ये मेरिट पॉइंट कुछ भी नहीं है। अब इसी तरीके से वे सभी बात करते हुए सोने के लिए जाने लगे थे और कुछ देर के बाद वे लोग अपने रूम के पास में आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चेरी चेन बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और कहती है कि मैं तो अब यहीं पर आराम करने वाली हूँ। लेकिन फिर जैसे ही वो यहाँ के बेड के ऊपर सोने जाती है उसे पता चलता है कि यहाँ के बेड तो उतने ज्यादा सॉफ्ट नहीं है और इसीलिए वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन सिन यहाँ के बेड के नंबर को काउंट करने लगा था और उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो केवल 6 बेड हैं, जबकि इनके टीम के अंदर टोटल 7 लोग हैं। लेकिन इसके बाद ये सभी सायर और हाओ चेन के तरफ देखने लगे थे, जिसका मतलब था कि क्या वे दोनों एक साथ में एक ही बेड के ऊपर सोएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असैसिन ग्रुप के जो लोग फॉरेस्ट के अंदर गए हुए थे वे सभी कुछ डीमन को मार रहे होते हैं और इनका लीडर सिया यिन इनसे कहता है कि यह मिशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई भी गलती होनी चाहिए। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर एक फ्लाइंग डीमन आ गया था, जिसे देखते ही वे सभी एक जगह पर छुप गए थे और इस तरह से वे खुद को इसके नजरों से बचा लेते हैं। लेकिन तभी इनमें से एक आदमी सिया यिन से कहता है कि अभी आप कुछ देर पहले जिस लड़के से मिले थे क्या आप उस लड़के के बारे में पहले से ही जानते हैं। तब इसके बारे में सुनते ही सिया यिन भी हाओ चेन के बचपन के बारे में याद करने लगा था कि कैसे उसने अपनी जान की बाजी लगाकर शायर को बचाया था। इसके बाद वो इनसे कहता है कि हाओ चेन एक बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन अभी तुम सब केवल अपने काम के ऊपर ध्यान दो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी किसी बड़े से किले के सामने आ गए थे, जहाँ पर सिया यिन इनसे कहता है कि हम सभी 2 ग्रुप में वहाँ पर जाएंगे, जिसमें से पहली टीम डीमन क्लैन के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगी, जबकि दूसरी वाली टीम डीमन क्लैन के अगले एक्शन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने वाली है। लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि तुम सभी पूरी तरह
तरह से केयरफुल रहना, क्योंकि इस बार डीमन क्लैन ने जिस तरीके से हमारे ऊपर अटैक किया था वह बिल्कुल भी सही नहीं लगता। इसीलिए इनको शक है कि डीमन क्लैन इस बार कोई बहुत ही बड़ी साजिश करने वाला है और इस तरह से इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए सभी लोग यहाँ से आगे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनके पीछे एक अजीब सा इंसेक्ट होता है और इसे देख ऐसा लगता है कि कोई इसके मदद से इनके ऊपर नजर रख रहा था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उड़ते हुए किसी के पास में आ गया था और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।